हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। और आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपने कितना क्वेश्चंस को सोल्व सही किया है बिना आंसर बताए। ठीक है, यानी बिना आंसर बताए कहने का मतलब मेरे से पहले आप उसका उत्तर जानते थे, तो इसलिए आप अपना क्वेश्चन आंसर काउंट कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए बात किया है पोषण का, ऑप्शन बी में जैव प्रक्रम का, ऑप्शन सी में श्वसन का और ऑप्शन डी में उत्सर्जन का। तो बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर होगा, जिसमें सारे जो जीव होते हैं अपने जीवों का अनुरक्षण करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जैव प्रक्रम वह क्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा है कि हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में स्वपोषण, ऑप्शन बी में परपोषण, ऑप्शन सी में मृतजीवी पोषण और ऑप्शन डी में परजीवी पोषण। तो आप सभी को पता होगा कि स्वपोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव किसी दूसरे चीज़ पर आश्रित या निर्भर नहीं रहता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, वही आपका स्वपोषण कहलाता है। तो पेड़ पौधे में न तो वो किसी चीज़ पर आश्रित होता है और न ही वो किसी चीज़ पर निर्भर होता है कि हमें वो खाना देगा तो हम खाएंगे, यानी ये खाना स्वयं बनाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अभी हमने पेड़ पौधों में देखा कि पेड़ पौधों में जो पाया जाता है पोषण वो आपका स्वपोषण होता है। ठीक उसी तरीके से जंतुओं में कहने का मतलब हम मनुष्य भी उसमें शामिल हैं, जीव जंतु भी उसमें शामिल है। तो इसमें पेड़ पौधा को छोड़ करके सारे जीव शामिल होते हैं। तो बताइए फटाफट से, ऑप्शन दिए गए हैं स्वपोषण, परपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो जंतुओं में कौन सा पोषण पाया जाता है, तो ये आपका परपोषण पाया जाता है। और परपोषण के भाग ही होते हैं जैसे कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम पोषण, ये सभी पर पोषण के ही पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो अब ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। उपोत्पाद कहने का मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है तो उसमें अवक्षेप या कह सकते हैं आप, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उत्पाद या प्रतिफल आपने नाम सुना होगा। तो वही उत्पाद के रूप में क्या बनता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में ग्लूकोज और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और वो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे क्या करते हैं, त्याग देते हैं और वो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। हम मनुष्य ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की जरूरत होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में कहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में जल एवं सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या जरूरत होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। जल जो है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ के माध्यम से धरती से यानी पृथ्वी से खींच लेते हैं, शोषण कर उसको क्या बोलते हैं उसको, अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश तो ये आपको पता ही है कहाँ से आ जाता है। तो ये सारे चीज़ों को मिला करके ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको 5 का क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर जिसमें पूछा गया है कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम
किस प्रकार के जंतु हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में मृतजीवी पोषण, ऑप्शन बी में परजीवी पोषण, ऑप्शन सी में प्राणिसम पोषण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पोषण की दृष्टि से जो अमीबा और प्राइमीशियम है वो आपका प्राणिसम पोषी जीव के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में पैरोटिड ग्रंथि, टोड ग्रंथि, ऑप्शन बी में अमाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी में लीवर या यकृत और ऑप्शन डी में अग्नाशय। तो देखिए, हमारे शरीर में यानी हम मनुष्य के शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि पाया जाता है वो आपका लीवर पाया जाता है, या आप उसको यकृत कहते हैं, लीवर या यकृत। पैरोटोड ग्रंथि की बात करें तो ये आपका लार ग्रंथि के रूप में आपके मुंह में पाया जाता है। अमाशय ग्रंथि की बात करें तो ये पेट में, और ये भी अग्नाशय है, ये भी आपका पेट में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बड़ी आंत, ऑप्शन बी में छोटी आंत, ऑप्शन सी में अग्नाशय और ऑप्शन डी में अमाशय। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो ये आपका छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? यानी सिंपल भाषा में कहें तो अमीबा किसके द्वारा भोजन को खाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन बी में केंद्रक के द्वारा, ऑप्शन सी में मुख द्वार के द्वारा और ऑप्शन डी में भोजन रसधानी के द्वारा। तो देखिए, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो वो आपका कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि वायुमंडल से पत्तियाँ CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती हैं? यानी वायुमंडल से जब पेड़ पौधे CO2 का अपने भोजन बनाने या कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में वो ग्रहण करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? क्या वो जड़ के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, रंध्र के द्वारा करते हैं या तना के द्वारा करते हैं? तो देखिए, वायुमंडल से जो पत्तियां हैं वो CO2 रंध्रों के द्वारा या रंध्र के द्वारा क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, जिसमें पूछा है कि मनुष्य की अमाशय नहीं, ठीक है, यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे, मनुष्य के आहार नाल, ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना होता है? ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 से 8 मीटर और ऑप्शन डी 6 से 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर। ठीक है, 8 से 10 मीटर मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। आप यहाँ पे आहार नाल लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि मनुष्य की अमाशय की दीवार से निकलने वाला रस कौन सा है? तो देखिए, मनुष्य के अमाशय की दीवार से जो निकलने वाला रस है वो आपका जठर रस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। बाकी जो पित्त रस है या आपका पित्ताशय से, अग्नाशय जो रस है वो अग्नाशय से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? ठीक है, ऑप्शन ए में परजीवी पोषण, ऑप्शन बी में मृतजीवी पोषण, ऑप्शन सी में प्राणिसम पोषण और ऑप्शन डी में स्वपोषण। देखिए, आप सभी को पता भी होगा कि परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण वो होता है जिसमें जीव क्या करता है, किसी दूसरे पर रह करके अपना भोजन को प्राप्त करता है। मृतजीवी पोषण वो होता है जो मरे हुए जीव या सड़े गले जीवों पर होता है। प्राणिसम पोषण वो होता है जैसे कि हम मनुष्य, हम लोग पेड़ पौधे पर भी निर्भर हैं और जीव जंतुओं पर भी निर्भर हैं। तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? प्राणिसम पोषण कहते हैं। और स्वपोषण तो हमने आपको ऊपर समझा ही रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी, मृतजीवी पोषण। गोबर छत्ता कौन सा पोषण है? मृतजीवी पोषण। और ये आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में इसको जरूर रखिएगा। और साथ में आप लोग चैनल पर एक कम्युनिटी करके
आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता होगा जब आप चैनल पे जाते होंगे, तो वहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है। करीब करीब 160 क्वेश्चन है, तो उसे भी आप देख सकते हैं और अपना आंसर उसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, उसमें पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, क्लोरोफिल वर्णक ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी में सूरज के प्रकाश, ऑप्शन सी में मनुष्यों में, और ऑप्शन डी में हरे पौधों की जड़ों में। तो देखिए, क्लोरोफिल जो वर्णक है वो आपका पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। और पत्तियों में एक भाग होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पत्तियां दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पत्तियां पर क्लिक करेंगे। तो ध्यान रखना आप लोग, क्लोरोप्लास्ट या पत्तियां, दोनों में से कोई एक दिखे और पूछा जाए कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो आप दोनों में से किसी एक पर टिक आउट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। तो देखिए, पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम जो जंतु होते हैं वो आपका प्राणिसम पोषी जीव होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बाकी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में ग्रीवा, ऑप्शन बी में रसांकुर, ऑप्शन सी में पाचक ग्रंथि, और ऑप्शन डी में लार। तो देखिए, मनुष्य के जीभ के जो ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली जो संरचना होता है छोटा छोटा, उसको कहा जाता है रसांकुर, या इसका एक और नाम है स्वाद कलियाँ। ठीक है, स्वाद कलियाँ। तो आप ध्यान रखेंगे, या तो आपको रसांकुर लिखा हुआ मिलेगा या आपको स्वाद कलियाँ मिलेगा। जब दोनों में से कोई एक मिले तो दोनों में से किसी एक को ही टिक करना है, अगर दोनों मिले तो आप स्वाद कलियाँ को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि मनुष्य के जो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली जो संरचना होता है उसे रसांकुर या स्वाद कलियाँ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। तो देखिए, ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह जो होने वाला सिकुड़न और फैलाव है उसको हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। घर्षण की बात करें तो घर्षण तो इसमें होता ही नहीं है। डायस्टॉल की बात करें तो ये आपका हृदय में होता है। आगे के जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे आगे चैप्टर का, तो आपको वहाँ पे हम डायस्टॉल के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रमाकुंचन होता है जिसमें सिकुड़न और फैलाव होता है ग्रास नली के दीवार में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तभी हम आगे चैप्टर के वीडियो आपको सामने उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि ये आपका छोटी आंत से रिलेटेड है। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में आपको छोटी आंत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए में 5 मीटर, ऑप्शन बी में 6 मीटर, ऑप्शन सी में 7 मीटर, और ऑप्शन डी में 8 मीटर। तो मनुष्य के छोटी आंत की जो लंबाई होती है बच्चों, वो आपका 6 मीटर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहा है कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए में 1 जोड़ी, ऑप्शन बी में 2 जोड़ी, ऑप्शन सी में 3 जोड़ी, और ऑप्शन डी में 4 जोड़ी। तो देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है वो आपका 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट होगा। ठीक है, और तीनों लार ग्रंथि का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि तीनों लार ग्रंथि का नाम क्या है। अगर आपने इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ा है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में बड़ी ग्रंथि अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था, यकृत होता है, या इसका एक और नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य के मुख गुहा में
कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए में 2 प्रकार के, ऑप्शन बी में 3 प्रकार के, ऑप्शन सी में 5 प्रकार के और ऑप्शन डी में 4 प्रकार के। तो देखिए मनुष्य के मुख गुहा में जो दांत का प्रकार होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट है। और आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य के मुख गुहा में जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चारों का नाम क्या है? तो देखिए एक का नाम है आपका रदनक, सेकंड का नाम है आपका कृंतक, थर्ड का नाम है आपका च्वर्णक और फोर्थ का नाम है अग्रच्वर्णक। तो ये चारों का नाम आप याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कृंतक, रदनक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि अपचा जो भोजन है वो अस्थायी तौर पर कहाँ संचित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाएगा और पूछा भी जा चुका है कि जो अपचा भोजन है हमारे शरीर में वो कहाँ संचित रहता है, यानी कहाँ जमा हो जाता है। संचित का मतलब जमा होना। ऑप्शन ए इलियम में, ऑप्शन बी कोलन में, ऑप्शन सी रेक्टम में और ऑप्शन डी अग्नाशय में। तो देखिए अपचा जो भोजन है वो आपका रेक्टम में जाकर के जमा हो जाता है अस्थायी तौर पे, और फिर उसके बाद जैसे ही रेक्टम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, रेक्टम। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 4 लीटर, ऑप्शन बी में 2 लीटर, ऑप्शन सी में 5 लीटर और ऑप्शन डी में 3 लीटर। तो देखिए मनुष्य के अमाशय से जो प्रतिदिन लगभग जठर रस का स्राव होता है वो आपका 3 लीटर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से राइट बनेगा, 3 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन ए में 3 भाग में, ऑप्शन बी 4 भाग में, ऑप्शन सी 6 भाग में और ऑप्शन डी 2 भाग में। तो देखिए मनुष्य का जो छोटी आंत होता है वो 3 भागों में बटा होता है और तीनों का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हिंट्स के लिए हम आपको बता दें, एक का नाम जेजुनम है, एक का नाम जेजुनम है, बाकी 2 का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में छोटी आंत से, ऑप्शन बी में यकृत से, ऑप्शन सी में अमाशय से और ऑप्शन डी में मुख गुहा से। और ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होती है वो मुख से यानी मुंह से आरंभ हो जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना से होती है? ऑप्शन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अमीबा से रिलेटेड बनता है तो ये पैरामीशियम से रिलेटेड भी बन सकता है। तो बताइए, कुटपाद से होता है, सिलिया से होता है, कोशिका मुख से होता है या मुख गुहा से होता है? तो देखिए हमने आपको बताया कि अमीबा में जो होता है वो कुटपाद से होता है, ठीक है, लेकिन पैरामीशियम में जो होता है वो कोशिका मुख से होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्तियां और ऑप्शन डी फल। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? ये आपका पत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत, यानी वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.003% और ऑप्शन डी 0.21%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि जेजुनम किसका भाग है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि आपका छोटी आंत का भाग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट बनेगा।
ठीक है। आज के आखिरी क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चंस का सीरीज लगाया है। तो देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन है कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए में निगल द्वार, ऑप्शन बी में कंठ द्वार, ऑप्शन सी में मल द्वार और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है वो आपका निगल द्वार के माध्यम से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे चैप्टर के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।